नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारतीय जनता पार्टी की इस समय सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसकी जो सबसे बड़ी ताकत है उसके दूसरे अकर्मण्य नेताओं ने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया। ताकत सबसे बड़ी क्या है? उसके पास दुनिया का एकमात्र ऐसा नेता है जो सबसे अच्छा, सबसे प्रभावी कम्युनिकेटर है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूरी दुनिया उनके इस गुण का लोहा मानती है, उनके इस स्किल का लोहा मानती है। दुनिया भर के शासनाध्यक्ष और जो है राष्ट्राध्यक्ष, वो बातचीत में कहते हैं, सार्वजनिक रूप से कहते हैं, कोई भी समस्या हो कि अगर नरेंद्र मोदी अगर इसमें पड़े तो वो मामले को सुलझा सकते हैं। दोनों पक्ष उनकी बात सुन सकते हैं। जब भी बात होती, आप रूस और यूक्रेन की युद्ध की ही लीजिए, यहां तक कि यूक्रेन भी कहता है कि अगर नरेंद्र मोदी चाहें तो ये युद्ध रुकवा सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के लिए ऐसी बात नहीं कहते, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति हैं। शी जिनपिंग के लिए ऐसी बात नहीं कही जाती, जो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े ताकतवर देश के राष्ट्रपति हैं। और दुनिया भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कम्युनिकेशन स्किल का लोग लोहा मानते हैं। उनकी इस स्किल के कारण देश को इतने फायदे हुए हैं, इतने सारे नेगोशिएशंस, इतनी सारी डील्स जो है वो जो बड़ी मुश्किल होती शायद, वो कितनी आसानी से हो गई। वो केवल नरेंद्र मोदी की कम्युनिकेशन स्किल के कारण, निजी संबंधों के कारण, जिस तरह से लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, वो लोगों को ये भरोसा दिलाते हैं कि वो जो कह रहे हैं उसके पीछे उनकी नीयत सही है, और इस बात को छिपाने की कोशिश नहीं करते कि वो अपने देश के इंटरेस्ट को सबसे आगे रखते हैं। अब जिस पार्टी के पास इस तरह का नेता हो, इस तरह का कम्युनिकेटर हो, उसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी होनी चाहिए? पार्टी की बाकी किसी भी पार्टी से बहुत बेहतर होनी चाहिए। लेकिन अगर बड़ी पार्टियों की बात करें, देश की छोटी पार्टियों का जिक्र छोड़ दें इस समय, तो भारतीय जनता पार्टी की, मतलब पार्टी के रूप में कह रहे हैं, जो कम्युनिकेशन स्किल है वो सबसे घटिया है। अगर आप सच को सच के रूप में नहीं पेश कर पाते हैं और आपके विरोधी झूठ को सच के रूप में पेश कर लेते हैं, तो इससे बड़ी नाकामी, इससे बड़ी आपकी विफलता और क्या हो सकती है? अब आप देखिए, आजकल ये दीपके भी बोलने लगा है, और तो और मतलब सूप तो सूप, चलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। उससे पूछा गया कि भाई आप अपनी स्कॉलरशिप का डिटेल बताइए, तो उसने कहा पहले आप नरेंद्र मोदी की डिग्री दिखाइए। अब इस मूर्ख व्यक्ति को पता नहीं है कि सेंट्रल कैबिनेट के 2 मिनिस्टर कई साल पहले दिल्ली में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री सार्वजनिक रूप से रिलीज कर चुके हैं। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। लेकिन विपक्ष के नेताओं की बात कीजिए, मोदी के विरोधियों की बात कीजिए, इंटेलेक्चुअल्स की बात कीजिए, लेफ्ट इकोसिस्टम पूरा ये बार बार इस बात को दोहराता है कि नरेंद्र मोदी पढ़े लिखे नहीं है। अब इस नैरेटिव को उन्होंने चला दिया है। अब आप देखिए, इसके बरक्स जरा आप गौर कीजिए कांग्रेस पार्टी की हालत पर, जो देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है और देश में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली पार्टी है। इंदिरा गांधी 16 साल तक देश की प्रधानमंत्री रही। 12वीं में एडमिशन लिया था इंग्लैंड में, पास किया कि नहीं आज तक किसी को मालूम नहीं। तो 12वीं मान लीजिए कि पास किया, तो 12वीं पास, 16 साल प्रधानमंत्री रही, वो पढ़ी लिखी मानी जाती है। ये फर्क होता है एंटाइटल्ड और नॉन एंटाइटल्ड का। नरेंद्र मोदी गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं, इसलिए इस तरह के आरोप लगाना उन पर आसान होता है। इंदिरा गांधी के बारे में उनके जीवित रहते या उसके बाद भी किसी ने यह बात कही कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी? राजीव गांधी, वो भी इंग्लैंड पढ़ने गए, 12वीं में थे जब इंडियन एयरलाइंस में पायलट की नौकरी मिल गई। अब पास करके आए कि नहीं आए मुझे ये मालूम नहीं, लेकिन 12वीं के आगे तो नहीं ही पढ़े थे, ये तो पक्का है। अगर 12वीं पास भी कर लिया हो, 5 साल देश के प्रधानमंत्री रहे। किसी ने कहा कि राजीव गांधी अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, जाहिल है। सोनिया गांधी हाई स्कूल पास है, एनएससी के चेयरमैन रही पूरे 10 साल तक।
नेशनल एडवाइजरी कमेटी, जो एक तरह से शैडो कैबिनेट थी, जिसके इशारे पर सरकार चलती थी, प्रधानमंत्री चलते थे। उन्होंने अपने इलेक्शन एफिडेविट में और लोकसभा में जो हुज हु के लिए डिटेल्स दिया जाता है, दोनों में झूठ बोला। कहा कि कैम्ब्रिज से पढ़ी हुई है। लोकसभा की एथिक्स कमेटी में इस पर जो है केस कर दिया सुब्रमण्यम स्वामी ने। मामला एथिक्स कमेटी को गया तो वहां कहा कि एक टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है, गलती से हो गया। वास्तविकता क्या है? कैम्ब्रिज में एक कैम्ब्रिज स्ट्रीट है, उस पर बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी दुकानें हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स चलाती हैं। सोनिया गांधी ने वहीं से अंग्रेजी बोलना सीखा है, बस ये पढ़ाई है उनकी। उसको कैम्ब्रिज पास बता दिया, कैम्ब्रिज से पढ़ी हुई बता दिया। यही काम जो है इलेक्शन एफिडेविट में दिया था। दोनों जगह कहा गया कि वो टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है और उनको छोड़ दिया गया। सोनिया गांधी इस देश की नागरिक बनी, उससे पहले मतदाता सूची में नाम आ गया। किसी ने सवाल उठाया क्या? आज तक ये मालूम नहीं है कि राहुल गांधी इस देश के नागरिक हैं या नहीं। अदालत में तारीख पर तारीख लग रही है। देश का केंद्रीय गृह मंत्रालय इस मुद्दे को गंभीरता से लेने को तैयार नहीं। अदालत में इलाहाबाद हाई कोर्ट में कई बार डेट लगी, पूछा गया कि गृह मंत्रालय अपना पक्ष बताए। गृह मंत्रालय ने नहीं बताया। तो राहुल गांधी कहां से पढ़े हैं, उनकी डिग्री क्या है, उनके बारे में सुब्रमण्यम स्वामी जो कहते हैं उसको छोड़ भी दीजिए। तो किसी ने पूछा कि राहुल गांधी की डिग्री क्या है, कहां तक पढ़े हैं, किस विषय से पढ़े हैं। इतने सारे उदाहरण हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी है, उसके बारे में। लेकिन नैरेटिव क्या चल रहा है? नरेंद्र मोदी पढ़े लिखे नहीं। इससे बड़ी नाकामी पार्टी के मीडिया के आईटी सेल की और क्या हो सकती है, जो सच को सच नहीं बता पा रहे हैं और झूठ को झूठ नहीं बता पा रहे हैं, और उनके विरोधी झूठ को सच के रूप में और सच को झूठ के रूप में पेश कर रहे हैं। और ये लगातार हो रहा है। जिस पार्टी का नेता दुनिया का सबसे प्रभावी कम्युनिकेटर हो, उस पार्टी की कम्युनिकेशन की स्किल ये है कि अपनी सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो भी नहीं बता पाते। उनके प्रवक्ताओं का हाल देख लीजिए तो आपको लगेगा कि ये अभी सोकर उठकर चले आए हैं, इनको कुछ मालूम नहीं है। एक दो लोगों को छोड़ दीजिए आप, ज्यादातर का हाल यही है। न कोई पढ़ता है, न किसी की पढ़ने में रुचि है। यही वजह है कि भाजपा विरोधियों का नैरेटिव चलता है और भाजपा के पक्ष का जो सही पक्ष होता है वो भी नहीं चल पाता है। तो ये दरअसल बात एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की नहीं है। ये बात है, ये मुद्दा है कि एक व्यक्ति जो गरीब परिवार से आता है, पिछड़ा वर्ग से आता है, वो देश का प्रधानमंत्री बन गया और 12 साल से प्रधानमंत्री बना हुआ है। ये जो जिस देश के एंटाइटल्ड लोग हैं उनको बर्दाश्त नहीं है। जो भाजपा और संघ की विचारधारा के विरोधी हैं उनको तो कतई बर्दाश्त नहीं है। उनका बस चले तो अभी कुर्सी से उठाकर फेंक दें। लेकिन सवाल यह है कि आपको, जब आप सार्वजनिक जीवन में हैं, राजनीतिक जीवन में हैं, तो ये नैरेटिव की लड़ाई लड़नी पड़ती है। कांग्रेस पार्टी ने वामपंथी इतिहासकारों की मदद से पूरे देश के इतिहास के झूठ को सच बना दिया और सच को दबा दिया, छिपा दिया, और आज तक हमें यही पढ़ाया जाता रहा है। अब बदलाव हो रहा है तो परेशानी हो रही है। लेकिन भाजपा और भाजपा सरकार के जो प्रवक्ता हैं वो ये बता नहीं पा रहे हैं कि हम सही काम कर रहे हैं, जो गलत हुआ था उसको ठीक कर रहे हैं। उनकी बातों से, उनके बोलने के ढंग से ऐसा लगता है जैसे अपराध बोध से ग्रस्त हों। ये दरअसल अपराध बोध नहीं है, ये हीन भावना है। उस हीन ग्रंथि का शिकार हैं जिनको लगता है कि जो इस देश में एंटाइटल्ड लोग हैं वो सर्वज्ञाता हैं, उनसे कोई गलती नहीं हो सकती, वो कुछ गलत कर नहीं सकते, और जो एंटाइटल्ड नहीं है वो गलत करने के लिए ही उनका जन्म हुआ है। उनको अपनी सरकार, अपने नेता की योग्यता पर ही भरोसा नहीं है। वो भी शक की नजर से देखते हैं जैसे उनके विरोधी देखते हैं। उनको भी उस तरह का भरोसा नहीं है जो होना चाहिए। जो सामने दिख रहा है उसको बताने में भी असफल है। इसलिए भाजपा की एक छोटी हार भी बड़ा मुद्दा बनती है और बड़ी जीत भी बड़ा मुद्दा नहीं बन पाती है। अब आप देखिए कि
2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से भारतीय जनता पार्टी कितने विधानसभा चुनाव जीती, और उसमें सबसे जो है जिसको कह सकते हैं आप गेम चेंजर या जो पूरी राजनीति को बदलने वाला चुनाव था, पश्चिम बंगाल विधानसभा 200 से ऊपर सीटें लाना 288 में से, ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं थी, ये अभूतपूर्व उपलब्धि थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको सामान्य उपलब्धि के रूप में बना दिया। उसके विरोधियों के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन एक बांकीपुर से भाजपा के विरोधी ऐसा बता रहे हैं कि भाजपा जैसे पूरे देश में चुनाव हार गई हो। बांकीपुर की हार जो है बीजेपी की, उसके अपने कारणों से है, उसके अंदर की जो खामियां है सिस्टम की, उसकी है। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि किस वजह से है ये, और फिर कह रहा हूं, ये सारी समस्या है कम्युनिकेशन की, और कम्युनिकेशन अपना भाजपा ने नहीं सुधारा, पार्टी और सरकार दोनों ने। तो केवल प्रधानमंत्री की कम्युनिकेशन स्किल और उसके प्रभाव से बात नहीं बनने वाली है। 12 साल तक उन्होंने इससे काम चलाया। अब आगे बाकी पार्टी और सरकार के लोगों को भी जुड़ना पड़ेगा। आखिर वो किस लिए है? जिनको मंत्री बनाया गया है, जिनको पदाधिकारी बनाया गया है, जिनको प्रवक्ता बनाया गया है, उनका और क्या काम है? अगर पार्टी के पक्ष की बात जो सही हो वो भी सही ढंग से नहीं रख सकते, तो फिर उनके होने का क्या मतलब है? फिर बदला जाना चाहिए। ऐसे लोगों को लाना चाहिए जो ये काम कर सकते हो, जिनको कम से कम अपने संगठन पर, अपनी सरकार की उपलब्धि पर गर्व हो। वही बोल सकता है आत्मविश्वास के साथ। सोनिया गांधी 10 साल तक रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाती रही, केंद्र की सरकार, भारत सरकार। किसी ने उनकी योग्यता पर सवाल उठाया क्या? वो कितना पढ़ी लिखी हैं, इस पर किसी ने सवाल उठाया क्या? लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री, जिसको 2 बार पूर्ण बहुमत मिल चुका है और तीसरी बार भी उसके गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिल चुका है, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये नैरेटिव का खेल कैसे चलता है, कैसे चलाया जाता है। 12 साल हो गए केंद्र में सत्ता में रहते हुए लगातार। उससे पहले 6 साल अटल जी की सरकार रह चुकी है, तो कहिए 18 साल हो चुके बीजेपी को केंद्र में सत्ता में रहते हुए। इसके बावजूद नैरेटिव गढ़ने का अपना जो तंत्र है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं खड़ा कर पाई है। और भारतीय जनता पार्टी मात खा रही है तो इसी नैरेटिव के खेल में, जो उसे अपने से कमजोर लोगों के मुकाबले और कमजोर दिखाता है, जो उसकी ताकत को छिपाता है, अपने विरोधी की कमजोरी को ताकत बनाकर दिखाता है। वो कश्मीर फाइल्स का डायलॉग हमेशा याद रखिए कि सरकार उनकी है पर सिस्टम हमारा है। सरकार भले ही भाजपा की है, लेकिन नैरेटिव गढ़ने का जो इकोसिस्टम है वो अब भी भाजपा विरोधियों के हाथ में है। वो तय करते हैं कि भाजपा के बारे में आप क्या राय बनाएंगे। वो तय करते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री, 12 साल से लगातार जो व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री है, जिसकी दुनिया के किसी देश ने, किसी राष्ट्राध्यक्ष या किसी शासनाध्यक्ष ने, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, आलोचना नहीं की, प्रशंसा ही प्रशंसा की, उसको अपने देश में गालियां मिलती हैं। उसका जवाब पार्टी और सरकार के लोगों के पास नहीं है। उनको इसमें कोई अनहोनी बात लगती ही नहीं, उनको कोई अप्रत्याशित बात नहीं लगती है। वो सहज रूप से इसको स्वीकार करते हैं, जैसे कह रहे हो कि हम तो इसके अधिकारी ही हैं। जैसे गुलाम रहते रहते, एक टर्म बहुत इस्तेमाल होता है, स्टॉकहोम सिंड्रोम। ये एक विमान अपहरण का मामला है, जिसमें विमान अपहरणकर्ताओं के प्रति कुछ दिन साथ रहने के बाद जिनका अपहरण हुआ है उनकी सहानुभूति उनसे हो जाती है। इसी तरह से गुलाम रहते हुए, गुलामी को झेलते हुए और लगातार अपने विरोधियों से वैचारिक रूप से मार खाते हुए, उनका पक्ष कमजोर था लेकिन वो मजबूत दिखते हैं। भाजपा का और मोदी सरकार का पक्ष मजबूत है लेकिन कमजोर दिखते हैं। तो स्टॉकहोम सिंड्रोम जो था उसका शिकार है भाजपा
पार्टी के रूप में और सरकार भी। वो अपने को श्रेष्ठ मानने को ही, स्वीकार करने को ही तैयार नहीं है। जब आप अपने को श्रेष्ठ स्वीकार करने को तैयार नहीं होंगे तो उसके अनुसार नैरेटिव कैसे कर सकते हैं? फिर जैसे ही आपके खिलाफ नैरेटिव आता है, आप जवाब देने की बजाय, आक्रामक होने की बजाय रक्षात्मक हो जाते हैं और वहीं सारा खेल बिगड़ जाता है। यही हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ। और जब तक ये रवैया नहीं बदलेगा, जब तक इसमें परिवर्तन नहीं करेगी पार्टी और सरकार, तब तक ये खेल चलता रहेगा। इसका फायदा उठा रहे हैं देश विरोधी तत्व। दुनिया के तमाम देश भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ये जो आपने आंदोलन देखा, इनका छात्रों से कोई लेना देना नहीं है। इनकी समस्या ये है कि भारत तरक्की क्यों कर रहा है। इनकी समस्या ये है कि भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों है। इनकी समस्या ये है कि भारत में अराजकता क्यों नहीं पैदा हो रही है। वही करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग टूल किट के जरिए। ये कॉकरोच जनता पार्टी लेटेस्ट टूल किट है, ये समझ लीजिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।